हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसमें हम सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जनरली मेडिवल हिस्ट्री में हम 4 टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा था। 2 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बचे हुए आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले सूफी मूवमेंट के बारे में, और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सीधे क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से ये होगा कि कुछ सिलसिला का नाम दिया जाएगा, उस सिलसिला के फाउंडर कौन है या कौन से सूफी संत किस सिलसिला से बिलोंग करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस की बात करते हैं तो सूफी मूवमेंट या भक्ति मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पर, किस तरीके से ये मूवमेंट फ्लरिश होते हैं, ओके, इनके डिक्लाइन के रीजन क्या होते हैं, इनके गोल क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में देखने को मिलता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो बिल्कुल हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूफी मूवमेंट। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर सूफी मूवमेंट होता क्या है। तो ये जो सूफी मूवमेंट है इसको हम सूफिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द इस्लामिक मैस्टिज्म, यानी कि जो इस्लामिक इनर वर्ड है, यानी कि इनर पीस की बात करें। जैसे कि इसमें इथिकल और स्पिरिचुअल प्योरिटी की बात की जा रही है, इथिकल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, इसी को हम सूफिज्म कहते हैं। जिसके तहत कहा जाता है कि मैन और गॉड के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ जो रिलीजन्स है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जिनको हम जेनरिक रिलीजियस लीडर या फिर रिलीजियस गुरु के नाम से जानते हैं। जैसे कि हिंदू में प्रिस्ट वगैरह हो जाते हैं, मुस्लिम में आपको उलेमा वगैरह हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली मीडिएटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इस तरीके किसी मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए मैन और गॉड के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सूफिज्म था या सूफी मूवमेंट था, इट वाज इमर्ज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और डोगमेटिक क्रीड, यानी कि जैसा मैंने कहा कि आजकल के जो रिलीजन है ये काफ़ी इंस्टीट्यूशन के तौर पर इनका डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे सुपरस्टिशन है इनके अंदर में, बहुत सारी सेरेमनी, बेकार की सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए और एक प्योर रिलीजन के तौर पर इनको डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी कहा गया कि डिवाइन यूनिटी को प्राप्त करने के लिए, डिवाइन यूनिटी यानी कि जो अल्टीमेट गॉड है उसको उसको पाने के लिए, ठीक है, सोल और गॉड के बीच में एक यूनिफिकेशन के लिए इनर रियलाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है, यानी कि इनर पीस की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। ये कैसे किया जा सकता है, ये आप कंटेम्पलेशन या फिर मेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। कंटेम्पलेशन का मतलब जैसे कि आप चिंतन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस तरीके से आप इस सूफिज्म को फॉलो कर सकते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट थ्रू द एथिकल रिजनरेशन। एथिकल रिजनरेशन का मतलब कुछ इथिकल वैल्यूज को फॉलो करना, जैसे कि इक्वालिटी हो गई, केयरनेस हो गया, ठीक है, ह्यूमैनिटी हो गई, ये सब एथिकल वैल्यूज है, परसिवरेंस हो गया, ये सब एथिकल वैल्यूज है। तो इनके थ्रू ही क्या होता है कि हार्ट का प्यूरिफिकेशन होता है, एंड देन अल्टीमेटली यू कैन यूनिफाई योर सोल विद द अल्टीमेट गॉड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट होता है कि सूफिज्म को आखिर कहते क्या है और क्या सूफिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद फीचर्स की बात करते हैं हम कि सूफिज्म के क्या फीचर्स हैं। ये सब आपको मेंस में लिखने के लिए आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ traversing the Sufi path और तरीका as a method of establishing direct communication between divine reality, यानी कि हकीकत, यानी कि मैन और गॉड के बीच में जो यूनिफिकेशन होगा या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, उसको अगर पाना है तो आपको सूफी पथ को अचीव करना होगा, या सूफी पथ जो होता है या कि ये मार्ग या रास्ता जो है उसको फॉलो करना होगा। और वो आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे थ्रू सक्सेशन ऑफ स्टेजेस एंड चेंजिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो सक्सेशन ऑफ स्टेजेस का मतलब ये है कि ये जो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट गॉड तक पहुंचाएगा, इसमें बहुत सारे स्टेज आने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। साथ ही साथ इसमें आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस भी लाने हैं अपने कंडीशन में, अपने थिंकिंग में, अपने विचारों में, आपके जो थॉट है उसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और ये सारा का सारा जो काम होगा वो किसी न किसी एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन के तौर पर किया जाएगा। तो इसके लिए एक आपको स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत पड़ेगी,
या फिर गुरु की जरूरत पड़ेगी जिसको शेख या फिर पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअल गाइड होंगे ये आपको गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करते हुए आप अल्टीमेट गॉड को अचीव करेंगे। ठीक है, इसके बाद सूफी प्रैक्टिस शमा। शमा मीन्स म्यूजिकल रिसाइटल, जैसे कि कव्वालीज वगैरह होती हैं, तो कव्वालीज जो थी या आज भी किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है सूफिज्म का, तो जिसके थ्रू ये गॉड को कनेक्ट करने की ये बात करते हैं। तो सूफी प्रैक्टिस शमा एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफी इनटू वेरियस ऑर्डर्स एंड सिलसिलास। तो जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सूफीज थे उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन ऑर्डर्स को सिलसिला के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट सिलसिलास आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चिश्ती, शुहरावादी, कादेरी, ओके, बहुत सारे सिलसिले आपको नजर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला है, एक है चिश्ती और एक शुहरावादी। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो चिश्ती सिलसिला ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिला है जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम और सारे सिलसिला की भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर खानका, जिसको हॉस्पाइस के भी नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली एक एक्टिविटी सेंटर होता है जहाँ पर सूफीज जो है वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में होता है कि जो प्रिस्ट वगैरह होते हैं उनके अपने मठ वगैरह होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर खानका होता है। तो इट इज सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सूफी ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सूफी संत है वो अपने अपने डिसिपल्स को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये किस फीचर्स हो गए आपको सूफीज्म के जो कि याद रखना है। इसके अलावा हम कॉजेस की बात करें कि ये जो सूफीज्म था इसका डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों होता है, तो जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था, जैनिज्म में देखा था, कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पॉइंट ही यहाँ पर 8 पॉइंट मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपने फीचर्स वाले में भी देगा, फीचर्स वाले में भी 6 पॉइंट थे। ओके, तो आपके पास इनफ कंटेंट होगा मेंस के आंसर को भी लिखने के लिए। कॉजेस की बात करें, सबसे पहले कॉज देखते हैं ग्रोइंग मेट्रोलिज्म ऑफ कैलिफेट्स एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। तो जो कैलिफेट्स हुआ करते थे या जिनको हम खलीफेट भी कहते हैं, खलीफा कहते हैं, ये इनके रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, रिलीजियस गुरु हुआ करते थे। तो मेनली इनका जो डेवलपमेंट देखेंगे कि रिलीजियस एंड पॉलिटिकल तौर पे ज़्यादा होता है। वो रिलीजन का भी काम करते हैं, साथ ही साथ वो शासन करने का भी काम करते हैं। और इनमें मेटेरियलिज्म ज़्यादा, यानी कि आज जो भौतिकवाद की चीज़ें देखने को मिलती है, वेल्थ से लगाओ। ठीक है, और वेल्थ के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं, भौतिकवादी यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनमें इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो राइजिंग हेट्रेड ड्यू टू शिया एंड सुन्नी सेक्ट, ये आज भी है। आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी शिया एंड सुन्नी में डिवाइड है और ये हमेशा लड़ते रहते हैं, आज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके बीच जो हेट्रेड थॉट था या जो एक बिलीफ था, इसके अगेंस्ट में भी ये बात करते हैं सूफीज्म, तो इसकी वजह से भी इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब ये भी देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा इनको पेट्रोनाइज भी किया जाता है, इसकी वजह से भी इनका फ्लोरिश होता है, सेम एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके समय में, उस समय भी हमने देखा था कि खासकर जो मगध डायनेस्टी थी वो उनको पेट्रोनाइज करती है, उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट होता है। अशोका ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए और इवन इंडिया से बाहर के लिए भी। ठीक है, उन्होंने अपने अपने एम्बेसडर भेजे थे जिनको वो धर्म महामात्य कहते थे, श्रीलंका, साउथ ईस्ट कंट्रीज, चाइना, जापान, वहाँ पर भी उन्होंने भेजा था। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ पर भी है। इफेक्ट्स ऑफ हिंदू योगीज, जैन बुद्धिज्म, तो ये जो जैन बुद्धिज्म पहले आ चुका था उनका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और जो योगीज वगैरह होते हैं ये जनरली न्यूट्रल पीपल होते हैं, जो ये कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करते। सिंपैथेटिक एंड लविंग कैरेक्टर ऑफ सूफिज्म, लोगों मेनली इनका जो बेसिस हुआ करता था वो हुआ करता था ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी क्रीड के, बिना किसी जेंडर के, ये लोग ह्यूमनिज्म पर ही विश्वास करते थे। पर्सनल गॉड कंसेप्ट एंड डिवोशनल म्यूजिक एंड प्रैक्टिस ऑफ हैविंग स्पिरिचुअल टीचर की वजह से, यानी कि पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मेडिटेटर्स काम नहीं आते थे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात होती थी गॉड के साथ, तो यहाँ पर एक पर्सनल गॉड वाली फीलिंग आती थी। डिवोशनल म्यूजिक यानी कि जैसे कव्वालीज वगैरह होती थी, इनका डेवलपमेंट हुआ। एंड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग स्पिरिचुअल टीचर, जो कि वो डिफरेंट सक्सेसिव स्टेजेस के थ्रू उस अल्टीमेट गॉड के साथ किस तरीके से यूनिफिकेशन होगा वहां तक ये पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि गाइड करने का काम करते थे। इसके अलावा फॉर सूफीज लव ऑफ गॉड मीन्स लव ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक, तो इनका ये भी कहना था कि अगर आप ह्यूमैनिटी के प्रति
अगर आपका लव नहीं है, आपका प्यार नहीं है, तो इसका मतलब आप गॉड से भी प्यार नहीं करते हैं। अगर आपको गॉड को अचीव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो योर लव फॉर ह्यूमैनिटी। Okay, now talked about the ethical issues like tolerance, mediation, equality, perseverance। इन सब ये ethical issues की बात करते हैं और उस पर वो ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सूफिज्म का राइज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोल ऑफ सूफिज्म। आखिर ये जो सूफिज्म था इसका गोल क्या था, ये क्या चीज अचीव करना चाहते थे एक्चुअली में। दे डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। ब्रोक ऑल सोसाइटल रूल्स एंड स्टेरियोटाइप्स, जो भी आपको स्टेरियोटाइप की चीजें थी, जो भी आपको इस तरीके से रिचुअल्स हुआ करते थे, सेरेमनीज हुआ करते थे जो वेल एस्टैब्लिश हो चुकी थी अभी तक, उन सब के अगेंस्ट में ये बात करते थे। एंड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू रिफाइन सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। ठीक है, तो वही बात आती है यहाँ पर कि सोसाइटी और जो रिलीजन था वो काफी एक दूसरे से रिलेटेड था। इवन यू नो कि सोशल डिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा, वो रिलीजन के बेसिस पर देखने को मिलेगा। तो इन सबको रिफॉर्म करने की बात इन्होंने की। टू लेसन द रिलीजियस फैंटेसिज्म इन इंडिया। तो रिलीजियस फैंटेसिज्म, यू नो कि रिलीजन में क्या करते हैं कि गॉड को इस तरीके से हम फैंटेसाइज करते हैं, यू नो, और उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट पावर्स के साथ दिखाते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हमारे यहाँ सारा सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन का काम करता है, रिलीजियस सिस्टम। तो उसको भी कम करने की यहाँ पर इनके द्वारा बात की गई। And stays on social welfare like works for charitable nature, opening for orphanages and women services centers। तो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की भी बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल सेंटर्स को ओपन किया जहाँ पर ऑर्फनेज और जो वीमेन्स हुआ करती थी उनके फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर काम किया जाता था। साथ ही साथ सर्विसेज टू पुअर एंड डाउन रूटेड सोसाइटीज, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया थे, डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स एंड ऑल। उसी तरीके से दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया का आपको दरगाह मिलेगा, वहाँ पर पब्लिक किचन का कॉन्सेप्ट था, यानी कि वहाँ पर भोजन हर कोई जाके कर सकता था, किसी भी रिलीजन, कास्ट और क्रीड से वो बिलोंग करता हो। तो इट इज ऑल अबाउट द सोशल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट, नाउ प्रमोटिंग द इक्वालिटी एंड लेसन इवेंट्स ऑफ कास्टिज्म। कहीं ना कहीं ये आपको इथिकल वैल्यूज की ये बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस की भी यहाँ पर बात की जाती है। नाउ द मोरल ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो पीस एंड हार्मनी अमॉन्ग द पीपल, ओके, ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड क्रीड एंड कास्ट। एंड ऑल्सो ये मेडिएशन पर भी इनका ज़्यादा इम्फेसिस रहता है। गुड एक्शंस, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स एंड पिलग्रिमेज, फास्टिंग, चैरिटीज, इन सारी चीज़ों के द्वारा ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रिलीजन्स के लिए भी होता है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर ये किया जाता है। तो मेनली आप इसका जो कंक्लूजन देखेंगे, समरी देखेंगे इनके गोल का, तो आपसे ये पता चलेगा कि ये सारा का सारा जो काम था ये ह्यूमन बीइंग के लिए था, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता था। क्योंकि यहाँ पर इनका कहना था अगर आप ह्यूमैनिटी यानी कि ह्यूमन से अगर प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब आप गॉड से प्यार नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स आपको सबसे पहले ह्यूमैनिटी लव को शो करना होगा। तो इस सारी के सारी जो एक्टिविटीज देख रहे हैं ना आप, इक्वालिटी, लेसन द विल ऑफ कास्टिज्म, टॉलरेंस, पीस, हार्मनी, गुड एक्शंस, फास्टिंग, चैरिटी, पिलग्रिमेज, मेडिटेशन, ओपन किचन एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी लव। तो यहाँ पर डायरेक्ट गॉड के साथ लव की बात नहीं की जाती है, या ह्यूमैनिटी की लव की बात की जाती है। एंड दिस इज द अल्टीमेट थिंग जो कि आपको यूनिफाई कराएगा गॉड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है, तसव्वुफ का कंसेप्ट आता है। एक्चुअली तसव्वुफ इज सूफिज्म। तसव्वुफ को हम सूफिज्म भी कहते हैं। एक्चुअली इट इज द इनवर्डनेस ऑफ इस्लाम। इनवर्डनेस का मतलब ये हुआ कि इथिकल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स। ओके, स्पिरिचुअल एंड एथिकल रिफॉर्म्स या एथिकल वैल्यूज की बात करें तो ये क्या था कि इस्लाम में इन स्पिरिचुअल एंड एथिकल वैल्यूज की बात करता है तसव्वुफ। तो सूफिज्म फॉलोज तसव्वुफ, यानी कि इसको हम एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि सूफिज्म को ही कभी कभी तसव्वुफ के तौर पर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तसव्वुफ के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं कि तसव्वुफ में क्या क्या चीजें आती हैं, ये थोड़ा सा आपको जानने के लिए जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है मारिफत या फिर इतिसाल या फिर वश्ल जिसको कहते हैं। इट इज द मिस्टिकल यूनियन विद गॉड। ओके, यानी कि मैन और गॉड की यूनिफिकेशन की बात इसमें की जाती है। जिक्र आता है ऑलवेज रिमेम्बरिंग गॉड, गॉड को हमेशा याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर शमा यानी कि क्लाइमेक्स और जिक्र यानी कि कवालिस, म्यूजिक, डांसिंग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एक्चुअली मेथड टू परफॉर्म दिस स्पिरिचुअल थिंग।
इसके बाद इसमें आता है तर्क दुनिया। तर्क दुनिया मीन्स द रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि जो मेटलिस्टिक चीजें हैं उनको रिजेक्ट करना, उनको छोड़ना, आपको तर्क दुनिया के अंदर में आता है। उसके बाद फनाओ बाका। फनाओ बाका इट इज डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, इनर पीस, या फिर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना गॉड के सामने। ठीक है, इट क्रिएट्स द ग्राउंड फॉर यूनियन विद गॉड। नेक्स्ट वहादत उल वजूद, और इसको तौहीद और वजूदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एक्चुअली द यूनिटी बिटवीन गॉड एंड बीइंग, जिस तरीके से फनाओ बाका है। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो फोकस ऑन सर्टेन वैल्यूज लाइक रिपेंटेंस, परसिवरेंस, पीटी, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी, यानी कि एथिकल वैल्यूज के ऊपर ये भी काफी फोकस करता है। ठीक है, यानी कि जितने के सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, ये एलिमेंट्स जो है कहीं ना कहीं आपके सूफिज्म के ही एलिमेंट्स है। तो तसव्वुफ को कभी कभी सूफिज्म के तौर पर भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पर। एडवेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। इंडिया में सूफिज्म का कैसे आना होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। सूफिज्म इन इंडिया स्टार्ट्स विद अरब कॉन्क्वेस्ट इन सिंध। ठीक है, जब अरब्स का यहाँ पर अटैक किया जाता है सिंध वाले एरिया में, वेस्टर्न पार्ट में, तो उसके साथ साथ जो सूफीज थे वो भी इंडिया में एंटर करते हैं, उनके साथ ही आते हैं अरब्स के साथ। ठीक है, इट केम टू इंडिया इवन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से करीब 1088 एडी के आसपास में अल हुजविरी, ये एक सूफी संत है। ही वाज द अर्लीस्ट सूफीज टू सेटल्ड इन इंडिया। तो हमारे पास जो भी अभी जानकारी है उसके हिसाब से ये पहले सूफी थे, अर्ली सूफी थे जो इंडिया में सेटल होते हैं। तो इवन यू विल नो कि मेडिवल इंडिया के स्टार्ट होने से या मेडिवल पीरियड के स्टार्ट होने से भी पहले यहाँ पर सूफिज्म आ चुका था, लेकिन उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था जितना आपको मेडिवल टाइम में देखने को मिलता है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सिलसिला, यानी कि जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अबुल फजल के अकॉर्डिंग, अबुल फजल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 14 ऑर्डर्स ऑफ सूफीज देखने को मिलते हैं, यानी कि 14 सिलसिलास देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो इसमें करीब 10 सिलसिलास के 8-10 सिलसिलास के बारे में हम बात करेंगे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको चिश्ती सिलसिला होता है। तो इसमें हम मेनली हम देखेंगे कि कौन से सूफी होते हैं, कौन से उन्होंने सिलसिला को फाउंड किया होता है, यानी कि फाउंडर कौन होते हैं, उसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट वहाँ पर सूफी संत देखने को मिलते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो ये आपको मेंस में भी लिखना है, एग्जाम लिखेंगे ना, जब भी आप सिलसिला की बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपको लिखना होगा उस संत का, सूफी संत का, ऐसे ही ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते। तो ये यहाँ से भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट मिलेगा। चिश्ती, सबसे पहले हम चिश्ती सिलसिला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप फाउंडर देखेंगे, इनके फाउंडर ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, जो कि हेरात में, ये आजकल अफगानिस्तान में मिलता है। ठीक है, हेरात आजकल अफगानिस्तान में, तो वहां पर इन्होंने, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला को फाउंड किया था। इंडिया में ये पहुंचते हैं 1190 में एंड सेटल्ड इन अजमेर। अब इंडिया में ये भी देखेंगे कि जो सिलसिलास हैं या फिर जो सूफिज्म है वो वेस्टर्न इंडिया में बहुत, खास करके राजस्थान में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा, ये वाला रीजन जो रहता है यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो इंडिया में ये 1190 में आते हैं और अजमेर में ये सेटल होते हैं। तो ये फाउंडर थे। इनके अलावे और भी जो सूफी संत जो चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। इसमें एक आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 13th सेंचुरी के आसपास ये आपको मिलेंगे। ठीक है, ही वाज डिसिपल ऑफ ख्वाजा उस्मानी हारूनी। ही रिच्ड इन इंडिया इन 1910 ड्यूरिंग घोरी कंक्वेस्ट, यानी घोरी कंक्वेस्ट, यानी कि जो मोहम्मद घोरी था, मोहम्मद घोरी जिसने इंडिया पर अटैक किया, ये उसके साथ यहाँ पर इंडिया में ये आते हैं। एंड ही ऑल्सो सेटल्ड इन अजमेर। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि 1235 एडी के आसपास में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ही वाज डिसिपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ही पॉपुलराइज्ड चिश्ती ऑर्डर इन दिल्ली एंड सेटल्ड डाउन इन दिल्ली ड्यूरिंग इल्तुतमिश। तो ये समय आ चुका है दिल्ली सल्तनत का। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रॉयल पेट्रोनेज। वैसे भी आप ये जितने चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं, ये जनरली इन्होंने रॉयल पेट्रोनेज को स्वीकार नहीं किया। पॉलिटिक्स से इन्होंने अपने आप को अलग रखा था, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों ने अपने आप से इन्होंने अपने आप को अलग रखा था, खास करके चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करने वाले। लेकिन चिश्ती के अलावे जो सिलसिला वाले हैं उन्होंने इतना आपको डिटैचमेंट नहीं दिखाया पॉलिटिक्स से या फिर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो उनका कहीं ना कहीं वेद से लगा हुआ करता था।
ओके, तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ये। इनके अलावे एक आते हैं शेख हमीदुद्दीन, जो कि 1276 एडी के आसपास में आती है। इनकी सबसे विशेष खासियत थी कि ही वॉज ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे जिसको ये फॉलो करते थे, एंड ही वाज डिसिपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। ही पॉपुलराइज्ड ऑर्डर इन राजस्थान। अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि ज्यादा कंसंट्रेशन आपको राजस्थान में ही मिलता है, एंड अराउंड ऑल्सो अजमेर वाला जो एरिया है। इसके बाद शेख फरीदुद्दीन गंज ए शखार, ये इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, और ये बाबा फरीद के नाम से ही ज्यादा ये पॉपुलर भी है, इनके ओरिजिनल नाम से ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, एंड ही वाज डिसिपल ऑफ बख्तियार काकी। इन्होंने सूफिज्म को हरियाणा और पंजाब वाला जो रीजन है वहां पर ज्यादा पॉपुलराइज किया, और इनकी जो टीचिंग्स है या फिर जो साइंस है ये आपको सिख के आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड की गई है, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो अवे फ्रॉम द रॉयल पेट्रोनेज, जैसा मैंने कहा रिच एंड पावरफुल पीपल से भी ये दूर है। तो चिश्ती संत जो थे वो डिटैचमेंट लोगों से उनका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया वन ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी संत, जो कि 1236 से 1325 के बीच में रहते हैं। ये बाबा फरीद का डिसिपल थे। ठीक है, उनके शिष्य थे, एंड ही मेड दिल्ली द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। तो दिल्ली में आपको मोइनुद्दीन औलिया का आपको दरगाह देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चिश्ती संत के तौर पे ये इमर्ज होते हैं। ओके, एंड द लेड स्ट्रेस ऑन एलिमेंट ऑफ लव एज मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ओके, तो वही बात है ना, लव किसके प्रति? ह्यूमैनिटी के प्रति। इनका कहना भी था कि विदाउट द लव ऑफ ह्यूमैनिटी लव ऑफ गॉड विल बी इनकम्प्लीट। बिना आप मानवता को या फिर इंसान से, जीव जंतुओं से प्यार किए हुए आप गॉड से प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, इनके यहाँ लंगर भी लगाया जाता था। खानकाह में इनका जो खानकाह हुआ करता था, जो एक्टिविटी सेंटर हुआ करता था, वहां पर लंगर भी लगता था फॉर एवरीवन। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते थे, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से, आप वहां पर जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके द्वारा ये प्रैक्टिस किया गया था। ही प्रैक्टिस सेलिबेसी ऑल्सो एंड अडोप्टेड योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। योगिक ब्रीथिंग स्टाइल जो होता है योगा का एक फॉर्म होता है, तो इसको भी इन्होंने अडोप्ट किया था। एंड अमीर खुसरो वाज हिज डिसिपल। तो अमीर खुसरो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इनके बारे में फैक्ट्स देखने को मिलता है। फवाद उल फुआद, ये रिटेन बाय अमीर हसन हिज। इसमें इन्होंने क्या किया कि औलिया के जो टीचिंग्स या फिर कन्वर्सेशंस हुआ करते थे उस सभी को इसमें इन्होंने रिकॉर्ड किया है, कंपाइल किया हुआ है। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के कुछ डिसिपल्स भी हैं, कुछ शिष्य भी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। शेख सुराजुद्दीन उस्मानी, शेख अलाउद्दीन अलाउल हक एंड शेख बरूनुद्दीन। ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट चिश्ती संत की हम बात करते हैं, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद। तो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद या महमूद, जो कि 1356 एडी के आसपास में रहते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज चिरागे दिल्ली। चिरागे दिल्ली एक जगह का भी नाम है दिल्ली में, यानी कि लैंप ऑफ दिल्ली, इनके नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, ही वॉज सक्सेसर ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया एंड ट्राई टू रिकॉन्साइल विद उलेमा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ आपको देखने को मिलता है। इससे पहले जो भी चिश्ती संत आते हैं उनका सीधा डिटैचमेंट रहता है, पॉलिटिक्स से डिटैचमेंट रहता है, किसी भी तरीके सुपरस्टिशन या फिर जो भी आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उन सबसे वो दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शेख नसरुद्दीन महमूद जो थे, इनका रिकॉन्साइल होता है उलेमास के साथ। उलेमास जो कि रिलीजियस गुरु होते हैं मुस्लिम के, तो जनरली ये लोग बहुत सारी सेरेमनीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशन होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या था कि थोड़ा सा ये लोग आने लगते हैं पॉलिटी के, रिलीजन के इन्फ्लुएंस में, जो चिश्ती संत थे। अदरवाइज इनके अलावे हमने अभी जितना भी देखा ऊपर, वो सभी डिटैचमेंट उनका रहता है। ठीक है, इसके अलावे और बाकी जो सिलसिला है उनका लगभग सभी का आपको पॉलिटी की तरफ झुकाव देखने को मिलेगा। सेकेंड सिलसिला की बात करें जिसमें हम शुहरावादी सिलसिला देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट या फिर इनके फाउंडर का नाम आता है, जो कि 1234 में इसको फाउंड किया, जिनका नाम है शेख शहाबुद्दीन शुहरावादी। तो इन्हीं के नाम पर शुहरावादी सिलसिला का नाम पड़ता है। बगदाद में इसको फाउंड किया गया था। बाकी कुछ यहाँ पर संत की बात करते हैं जो शुहरावादी सिलसिला से बिलोंग करते हैं। इसमें शेख बहाउद्दीन जकारिया, जो कि 1182 में आते हैं। ही वॉज फाउंडर ऑफ शुहरावादी सिलसिला इन इंडिया। ठीक है, ओवरऑल जो फाउंडर है वो शेख शहाबुद्दीन है, लेकिन इंडिया में शुहरावादी का जो फाउंड किया गया वो शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया।
इनको एक टाइटल भी दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, शेख उल इस्लाम यानी कि लीडर ऑफ इस्लाम। इट वाज टाइटल प्रोवाइडेड बाय इल्तुतमिश। ही फॉलोड वर्ल्डली पॉलिसी, वेल्थ लिंक विद रूलिंग क्लास। जैसे मैंने कहा ना कि चिश्ती को छोड़ के जितने भी सिलसिला है वो प्योर सूफिज्म को फॉलो नहीं करते थे। पॉलिटी के साथ भी उनका अटैचमेंट हुआ करता था, बड़े बड़े पदों पर उनको आसीन कराया जाता था। ओके, मेटरलिस्टिक चीज़ों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता था, वेल्थ एक्यूमुलेट भी करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं इन लोगों के साथ। पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं सिख जलालुद्दीन तब्रिजी। मोर इन्फ्लुएंस इन बंगाल में रहता है इनका, और मेन सेंटर हम बात करते हैं बंगाल में, तो बंगाल के अलावा बंगाल, पंजाब एंड सिंध में भी इनका शोरावादी सिलसिला को ये स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा कुछ और सूफी संत की बात करें, नाम बस याद रखना है आपको, शेख रुकनुद्दीन, शहीद जलालुद्दीन बुखारी एंड कुतुब आलम एंड शाह आलम। मेनली प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सीधा सूफी संत का नाम रहेगा एक तरफ और एक तरफ आपका सिलसिला का नाम रहेगा। आ जाता है कि मैच कराइए, तो वहां पर ये सब काम आपको आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिलसिला की बात करते हैं, फिरदौसी सिलसिला। तो 14th सेंचुरी में एक्चुअली ये सुहरावादी ब्रांच ही होता है जिसमें स्प्लिट हो जाता है ये, और राजगीर जो कि आपको बिहार में पड़ता है वहां पर इस फिरदौसी सिलसिला का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ओरिजिनली ये सुहरावादी सिलसिला का ही ब्रांच है, लेकिन बाद में ये अलग हो जाता है उससे, और राजगीर में एक अलग ब्रांच फिर फिरदौसी सिलसिला के नाम से इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सूफी संत का नाम आता है जिनका नाम है शरफुद्दीन योहिया मनेरी, जो कि 1380 यानी कि 14th सेंचुरी में ये आते हैं। नेक्स्ट सिलसिला की बात करें, कादिरी सिलसिला। फाउंडर की बात करें, शेख अब्दुल कादिर गिलानी इन बगदाद, जो कि 1166 यानी कि 1166 एडी में फाउंड किया जाता है। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है शहीद मोहम्मद गिलानी के द्वारा, और पंजाब, सिंध और टेक्कन में इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स ओरिएंटेशन थे, क्लोज रिलेशन विद रूलिंग क्लास। ओके, दारा सिकोह जो थे वाज फॉलोअर ऑफ शान मियान मीर और मुल्ला शाह बदखशी। ये एक संत है, सूफी संत, जो इस सिलसिला से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सिलसिला आता है कलंदरी सिलसिला। दे वर क्रिटिसाइज्ड अंडर इस्लाम लॉ। व्हाई? बिकॉज इट वियोलेटेड द नॉर्मल सोशल नॉर्म्स, और इसको कहा जाता है कि इट वाज अब्सॉर्ब्ड इनटू चिश्ती। ऐसा कहा जाता है कि ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि चिश्ती के जो संत हुआ करते थे वो भी जो सोशल रूल्स हुआ करते थे उसके अगेंस्ट में रहते थे। तो यहाँ पर कलंदरी भी आपको देखने को मिलेगा कि ये भी जो सोशल नॉर्म्स हुआ करते थे उसको वायलेट करते थे, उसके अगेंस्ट में रहते थे। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये सिलसिला चिश्ती सिलसिला से ही ये बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इनका अटैचमेंट था। He also adopted the practices like ear piercing। ठीक है, तो ear piercing जो कान में बाली वगैरह लगाते हैं, तो ear piercing का भी ये फॉलो करते हैं इसको। नेक्स्ट शतारी की बात करें, ये भी ऑर्थोडॉक्स एंड क्लोज रिलेशन विद स्टेट, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख अब्दुल शतारी इन 15th सेंचुरी। बंगाल, जौनपुर एंड डेक्कन में, डेक्कन वाले एरिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिरदौसी सिलसिला की बात करें तो फाउंडर जो थे वो शेख बदरुद्दीन ऑफ समरकंद, दिल्ली में इसका फाउंड इन्होंने किया फिरदौसी सिलसिला का। नेक्स्ट सिलसिला की बात करें, शतारी सिलसिला, जो कि फाउंडर आपको शेख अब्दुल्ला शतारी इन इंडिया 15th सेंचुरी में करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिलसिला आता है जिसका नाम है नक्शबंदी सिलसिला। फाउंडर अगेन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, एंड फाउंडर इन इंडिया ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो कि 16th सेंचुरी में करते हैं। यानी कि इंडिया में फाउंड किया गया है इनके द्वारा, बाकी ओवरऑल इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, बस नाम आपको याद रखना है बस, और कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद ऋषि एक नाम का सिलसिला आता है। एक्चुअली ये एक इंडिजिनस सिलसिला है, यानी कि प्योरली रूप से इंडिया में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और वो भी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जो कि 15th और 16th सेंचुरी में इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड ही वॉज इंट्रोड्यूस बाई शेख नरूद्दीन वाली। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर में है और इंडिजिनस है, ये प्योरली रूप से आपको इंडिजिनस सिलसिला के तौर पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूफी सिलसिला में ये सारी चीजें मिलेंगी। प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज एंड मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अब सूफी सिलसिला से इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंस याद रखने, फीचर्स याद रखने हैं, गोल याद रखने हैं, प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। ठीक है, और मेंस में मेरे यहीं पर आएगा, लेकिन एग्जाम्पल अगर देने को आएगा, या फिर कभी कभी मेंस में ये भी आ सकता है कि आप राइट डाउन समथिंग अबाउट चिश्ती सिलसिला और समरकंदी सिलसिला
ओके, तो इस तरीके से वहां पर भी आपको उसके बारे में कुछ लिखना होगा और उन सूफी शब्द को भी लिखना होगा जो उस सिलसिला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, नोट्स मेकिंग हो जाएगा, तो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी वैसे। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो वो भी आपको पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड गुड लक।